हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानी बाबा यूट्यूब चैनल में। आपको पता है बेटा, हमारी हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमारा जो पहला चैप्टर है, जो हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चल रहा है। और अब तक हम अपनी 9 क्लासें क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ये इसी सीरीज़ की हमारी 10वीं क्लास रहेगी और उस टॉपिक का नाम है बेटा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। बेटा आपको पता है कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आ चुकी 1815 में इस्टेब्लिश हो चुकी थी। ठीक है, 1830s में क्या हुआ था बेटा, 1830s में जो फ्रांस है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया गया था। लेकिन बेटा लोगों की जो समस्याएं हैं ना, वो समाप्त नहीं हो रही थी। क्या समस्याएं थी बेटा? एक तो उस समय पे भूखमरी की समस्या क्रिएट हो रही थी, दूसरी तरफ लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। और इन दो चीज़ों के कारण क्या हुआ, लोगों ने बेटा क्या कर दिया, रिवोल्ट कर दिया। लोग सड़कों पे आ चुके थे और जिसके कारण किंग को अपना पद छोड़ के भागना पड़ा था। इस बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास नंबर 10 में। ठीक है बेटा, कह रहा है डेमोग्राफिक क्राइसिस। अगर आप बात करोगे बेटा, यहाँ पे जो पहला हेडिंग है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जनसंख्या में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, विस्फोट हो गया। जो 1850 यानी कि जो 19th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ था, दी फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सा एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर यूरोप। करें कि जो फर्स्ट हाफ था 19th सेंचुरी का, उसमें यूरोप की जनसंख्या में क्या हो गया, विस्फोट हो गया, एक बड़ा एक्सप्लोजन हो गया, जनसंख्या बेटा बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीज हो गई। दिस अनप्रेसिडेंटेड राइज रिजल्टेड इन ए साउ इम्बैलेंस, लिविंग मोस्ट कंट्रीज विद मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये कह रहा है कि बेटा इसका परिणाम क्या निकला, ये जो क्या कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड राइज था पॉपुलेशन में, इसके कारण क्या हुआ बेटा, असंतुलन क्रिएट हो गया। असंतुलन कौन सा क्रिएट हो गया बेटा, जो जॉब मांगने वाले थे ना वो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। जो जॉब सीकर थे, ठीक है, जो जॉब सीकर थे वो क्या हो गए, ज़्यादा हो गए। और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी वो क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, इसका परिणाम क्या हुआ बेटा, रूरल माइग्रेशन टू सिटीज़। लोग गाँवों को छोड़ के देखकर फेस विद ए लैक ऑफ रीजनल एम्प्लॉयमेंट, जो क्षेत्रीय रोजगार थे, एम्प्लॉयमेंट था, वो क्या हो गया, कम हो गया। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेट एक्सटेंसिवली टू द लार्ज सिटीज़। कह रहे कि लोग बेटा अपने क्षेत्र को, अपने गाँव को छोड़ के किधर जाने लग गए, शहरों की तरफ जाने लग गए। दिस मैसिव इन्फ्लक्स काज अर्बन एरिया टू कोलैप्स इनटू ओवर क्राउडेड स्लम वेयर माइग्रेंट्स लिव इन एक्सट्रीम हार्डशिप। कह रहे कि बेटा ये जो लोग माइग्रेशन कर रहे थे, ठीक है, मैसिव इन्फ्लक्स, इसका क्या परिणाम निकल के आया बेटा, जो अर्बन एरिया थे बेटा उनमें क्या हो गई, किनकी संख्या बढ़ गई, जो स्लम का जो एरिया था उसका क्या हो गया, विस्तार हो गया। ठीक है, और जिसके कारण जो माइग्रेंट्स थे उनको हार्डशिप में रहना पड़ता था, छोटे छोटे कमरों में ज़्यादा लोगों को रहना पड़ता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है इकोनॉमिक हार्ड, वो क्या आर्थिक कठिनाइयाँ थी जिसके कारण लोगों को बेटा शहरों की तरफ काम करने के लिए जाना पड़ता था, लोगों ने रिवोल्ट किया। कह रहा है कि स्टिफ कंपटीशन। आपको पता है बेटा जो यूरोप है, यूरोप में ब्रिटेन में 1700 यानी कि मिड जो 18th सेंचुरी थी उसमें क्या स्टार्ट होता है, आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन विशेषकर बेटा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है ना, इसमें सबसे पहले आता है। ठीक है, कह रहा है कि स्टिफ कॉम्पिटिशन, स्मॉल प्रोड्यूसर इन टाउन्स फेस ए स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन द ऑन द कॉम्पिटिशन। कह रहा है कि कॉन्टिनेंट, कह रहा है कि जो एक तरफ इंग्लैंड था, ठीक है बेटा, एक तरफ क्या था, रेस्ट यूरोप था। तो क्या हुआ बेटा, आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे सबसे पहले आया। तो इंग्लैंड ने क्या कर दिया, जो बाकी यूरोप था इसकी मार्केट को मशीनों से बने सामान से क्या कर दिया, ठूस ठूस के भर दिया। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो क्या था बेटा, मोर एडवांस था। क्या था, मोर एडवांस था, किसके बेटे, किसके मुकाबले, कह रहा है कि जो बाकी जो यूरोप का कॉन्टिनेंट बच गया उसके मुकाबले ज़्यादा मात्रा में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन था। ठीक है, टेक्सटाइल डिस्प्लेसमेंट स्ट्रगल वर कंसंट्रेटेड इन टेक्सटाइल। मैंने बताया बेटा जो सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता है कहाँ पे आता है बेटा, टेक्सटाइल सेक्टर में आता है। कह रहा है कि टेक्सटाइल प्रोडक्शन मेंटेन इन द होम और स्मॉल वर्कशॉप। कह रहा है कि जो बाकी यूरोप था, जो रेस्ट यूरोप था, उनमें जो टेक्सटाइल का प्रोडक्शन होता था वो या तो घरों से होता था या कोई छोटी मोटी वर्कशॉप होती थी वहाँ पे होता था। और बेटा का कुछ ही मात्रा करके पार्शली मशीनाइज था, ज़्यादातर काम कहाँ से होता था, हाथों से होता था। इस चीज़ ने क्या कर दिया बेटा, अब आपको पता है बेटा एक तरफ मशीन प्रोडक्शन करेगी, एक तरफ ह्यूमन बीइंग प्रोडक्शन करेगा।
बेटा ह्यूमन बीइंग की स्पीड ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, आपको पता है कम होगी, और मशीन की क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये ज़्यादा मात्रा में सामान को क्या करेगा, मशीन ज़्यादा मात्रा में सामान को क्या करेगी, प्रोड्यूस करेगी। अब ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस करेगी तो साधारण सी बात है, जो कॉस्ट है पर यूनिट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन बेटा ह्यूमन बीइंग कम मात्रा में प्रोडक्शन करेगा, इसलिए जो कॉस्ट होगी पर यूनिट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए बेटा जो बाकी जो रेस्ट यूरोप में जो प्रोडक्शन हो रहा था वो महंगा हो गया, और जो मशीनों से इंग्लैंड से आ रहा था वो क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो बेटा जो घरों में और जो ह्यूमन बीइंग जो प्रोडक्शन कर पा रहे थे वो compete नहीं कर पा रहा था, कौन से प्रोडक्शन को, मशीनों से बने सामान को compete नहीं कर पा रहा। तो धीरे धीरे जो लोग होम्स और स्मॉल वर्कशॉप में काम में लगे थे वो क्या होते चले गए, बेरोजगार होते चले गए, और बेरोजगारी के कारण इनको गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ जाना पड़ गया, माइग्रेशन करना पड़ गया। ठीक है, अब इतना तो पता लग गया बेटा, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, ठीक है, जो ऑर्डिनरी पीपल थे इनको हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा था। ठीक है, किसानों को हार्डशिप का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन आगे क्या करें, फ्यूडल्स एंड क्रॉप बर्डन, कह रहा है कि जो लोग थे, अब सामंती करों का क्या दबाव पड़ा और कृषि की कंडीशन क्या थी। ठीक है, कह रहा है कि इन रीजन्स वेयर द अरिस्टोक्रेसी स्टिल इंजॉय पावर, आज भी देखो बेटा जो ऑर्डिनरी पीपल थे उनकी कंडीशन आपको पता है बुरी थी, लेकिन जो अरिस्टोक्रेसी थी आज भी क्या कर रही थी बेटा, अपने पावर को इंजॉय कर रही थी। पीजेंट स्ट्रगल अंडर द फ्यूडल, जो पीजेंट्स थे, किसान थे, वो सामंती करों के नीचे क्या रखे थे, दब रखे थे। कह रहे कि फूड प्राइस राइज एंड बैड हार्वेस्ट लीड टू द वाइड स्प्रेड पाउपरिज्म, क्या हो गया कि एक तरफ क्या हो गई बेटा, फूड के जो दाम थे वो क्या हो गए बेटा, इंक्रीज हो रहे थे। ठीक है, फूड के दाम इंक्रीज होते, लेकिन उसी समय क्या हो गया, जो एग्रीकल्चर जो क्रॉप प्रोडक्शन था उसको भी बेटा कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अब देखो बेटा, पहले से ही मान लो किसी वस्तु के दाम 100 है, ठीक है, और बेटा उसी साल फिर से फसल खराब हो जाएगी, तो ये संभावना है कि इसके दाम क्या होंगे, बढ़ेंगे। आगे समझ, जिसके कारण वाइड स्प्रेड क्या हो गया बेटा, बहुत ज़्यादा भुखमरी फैल गई यूरोप कॉन्टिनेंट पे। आगे बढ़ते हैं बेटा, करें दी रिवोल्ट 1848 इन पेरिस। अब लोगों ने बेटा, लोगों की जो सहन शक्ति थी वो क्या हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, और पेरिस में क्या स्टार्ट हो गई, उथल पुथल स्टार्ट हो गई 1848 में। कह रहा है कि अब्रप्ट पॉलिटिकल कोलैप्स द ईयर 1848 ब्रोट सर्व फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट पुशिंग द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस ऑन टू द रोड इन रिबेलियन। कह रहा है कि बेटा इन समस्याओं के कारण एक तो फूड शॉर्टेज हो गई, एक एम्प्लॉयमेंट थी, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या क्रिएट थी, लोग क्या गए बेटा, अपने घरों को छोड़ के सड़कों पे आ गए और विद्रोह करने लग गए। एंग्री क्राउड इरेक्टेड मैसिव बैरिकेड्स अक्रॉस द स्ट्रीट अल्टीमेटली फोर्सिंग किंग लुई फिलिप टू फ्ली द कैपिटल। कह रहा है कि बेटा जो लोग थे, लोगों ने क्या कर दिया, पेरिस की जो स्ट्रीट थी, उनके जो रास्ते थे, रोड थे, उनको क्या कर दिया, जाम कर दिया। और इतना करते ही बेटा जो लुई फिलिप था वो डर गया और कैपिटल को यानी कि राजधानी को छोड़ के भाग खड़ा हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते कर प्रोक्लेमिंग द सेकेंड रिपब्लिक, कह रहे कि जो नेशनल असेंबली थी, अब तक आपको पता है बेटा जो 1830s में फ्रांस को क्या बनाया गया था, फ्रांस को बनाया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्या बनाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाया गया था। लेकिन 1848 में लोगों ने रिबेल किया। ठीक है, उसके चक्कर में जो लुई फिलिप था वो क्या हो गया बेटा, अपने कैपिटल को, अपने महल को छोड़ के भाग गया। अब बेटा जो नेशनल असेंबली थी उसने डिक्लेयर क्या किया, कह रहा है कि डिक्लेयर किया फॉलोइंग द किंग्स फ्लीट फ्लाइट इन न्यूली डिक्लेयर नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड ए रिपब्लिक इन फ्रांस। कह रहे कि जैसे ही राजा छोड़ के भागा तो नेशनल असेंबली ने फ्रांस को क्या बना दिया, रिपब्लिक एवं डेमोक्रेटिक नेशन बना दिया। अब राजा का कोई काम नहीं था, राजा को पद से हटा दिया गया। ठीक है, इट ऑफिशियली ग्रांटेड द वोटिंग राइट, कह रहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें क्या किया गया बेटा, वोटिंग राइट उनको दिया गया जो 21 साल से ऊपर के जो मेल कैंडिडेट थे, उनको क्या दे दिया गया, वोटिंग राइट दे दिया गया। और बेटा सबसे बड़ी समस्या क्या थी, अनएम्प्लॉय, इट गारंटीड द फंडामेंटल राइट टू वर्क टू ऑल सिटीजन। कह रहा है कि जो काम का अधिकार था ना, आपको पता है इसी चक्कर में लोगों ने क्या किया था, विद्रोह किया था। तो काम के अधिकार को क्या बना दिया गया, एक मूल अधिकार बना दिया गया। नेशनल वर्कशॉप इस्टेब्लिश की गई, वर्क स्पेशली अप टू द प्रोवाइड द डायरेक्ट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोजगार, यूथ को रोजगार प्रोवाइड करने के लिए क्या इस्टेब्लिश की गई, नेशनल वर्कशॉप इस्टेब्लिश की गई, जो 1848 में जो गवर्नमेंट बनी उसने। ठीक है, आगे कह रहा है बेटा, अब कंडीशन ऑफ सिलेसिया, बेटा 18 ये भी सिलेसिया की क्या कंडीशन थी, ये केस स्टडी है। यहाँ पे कंडीशन समझो बेटा क्या थी। अब आपको पता है जो रूरल एरियाज थे, रूरल एरियाज में आपको पता है लोगों को किसका सामना करना पड़ रहा था, हार्डशिप का, जो हमने पीछे पढ़ा। ठीक है, हंगर थी। और बेटा जो इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था वो बैलेंस नहीं था। आगे समझ में? तो सिलेसिया में बेटा लोगों के पास रोजगार नहीं थे, तो इनके पास क्या आते, कॉन्ट्रैक्टर आते। क्या आते? कॉन्ट्रैक्टर आते। कॉन्ट्रैक्टर इन्हें क्या देते? कॉन्ट्रैक्ट देते। किस प्रकार का? मान लो बेटा जो ये कॉन्ट्रैक्ट थे इन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते। रॉ मटेरियल क्या करते? प्रोवाइड करते, और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते कि आपको क्या करना है, इस रॉ मटेरियल का यूज करके हमारे लिए क्या बनाने हैं, कपड़े बनाने हैं। ठीक है, तो जो रूरल एरियाज में बेटा जो पीजेंट्स थे, ठीक है, जो ऑर्डिनरी पीपल थे, वो उस चीज़ को क्या कर देते? यस कर देते। अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते बेटा? ये कॉन्ट्रैक्टर जो थे, ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे क्या उठाते? सामान को उठाते इन रूरल एरियाज में और मार्केट में जाके क्या कर देते? इसको सेल कर देते। अब समस्या क्या थी बेटा? समस्या ये थी कि इनसे जो सामान था ना, जो फिनिश गुड्स था, जो तैयार माल था, वो सस्ते दामों पे खरीदा जाता था। आगे समझ में? इनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी और जो ज़्यादातर मुनाफा था कौन कमाते थे? ये कॉन्ट्रैक्टर कमाते थे। ठीक है बेटा, अब आगे क्या हुआ? अब जो ये ऑर्डिनरी पीपल थे, जो पीजेंट थे, इन्होंने क्या कर दिया बेटा? इन कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया। ठीक है, इन दीज विलेज, जहाँ की पॉपुलेशन कहाँ थी बेटे? 18,000 पॉपुलेशन थी। करे कॉटन विविंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। करे कि जो सिलेसिया जो एरिया था, ठीक है, इस एरिया में ज़्यादातर लोग क्या करते थे? जहाँ की पॉपुलेशन थी 18,000, ज़्यादातर क्या करते थे? कॉटन का काम करते थे। द मिजरी ऑफ द वर्कर्स इज एक्सट्रीम। करे कि जो इनकी कंडीशन थी बहुत ही खराब थी, इनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब हैज़ बीन टेकन द एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर। करेक्ट, कि इसका फायदा किसने उठाया? इन कॉन्ट्रैक्टर ने उठाया, क्योंकि इन्हें काम की तलाश थी, क्योंकि हार्डशिप हंगर का सामना करना पड़ रहा। इसका फायदा ये कौन उठाते? ये कॉन्ट्रैक्टर उठाते। और कॉन्ट्रैक्टर क्या करते बेटा? सस्ते दामों पर तैयार माल इनसे क्या कर लेते? खरीद लेते। अब बेटा इन्होंने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के बारे में क्या करा? सिलेसियन वीवर रिवोल्ट, इन्होंने विद्रोह कर दिया। जून जून 4 2 PM कह रहा कि ए लार्ज क्राउड ऑफ वीवर emerge from their homes and marches in pairs up to the mason of their contractor। कह रहा है कि लोग घरों से बाहर निकल के आ गए, ठीक है, और जोड़ों में क्या करते? ये कॉन्ट्रैक्टर की जो हवेलियां थी उसकी तरफ बढ़ने लग गए। ठीक है, बढ़ने क्या लग गए? क्या डिमांड थी बेटा? क्यों बढ़ रहे थे? इनकी डिमांड थी हायर वेजेज। ये कॉन्ट्रैक्टर से क्या जा रहे थे? हायर वेजेज चाह रहे थे। ठीक है, स्कॉन एंड थ्रेड। अब बेटा जो ये कॉन्ट्रैक्टर थे, कॉन्ट्रैक्टर ने इनकी शिकायतें सुनने की बजाय क्या किया? इनका अपमान किया और इनको डराया और धमकाया। ठीक है, आगे क्या करा? द स्टॉर्मिंग द वीवर फोर्स देयर वे इनटू द हाउस इज स्मैशिंग एलिगेंट विंडो पेन्स एंड फर्नीचर। कह रहा कि बेटा इन्होंने क्या कर दिया? जो मैसन थी, जो उनकी हवेलियाँ थी, उन पर अटैक कर दिया, उनकी जो खिड़कियाँ थी वो तोड़ दिया, जो फर्नीचर था वो जला दिया, और बेटा लूट लिया। जो कॉन्ट्रैक्टर ने जो सामान जमा कर रखा था कपड़ों का, उसको क्या कर दिया? लूट लिया गया। ठीक है, और इस चक्कर में जो बेटा ये जो कॉन्ट्रैक्टर थे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर अपने घरों को, अपने हवेलियों को छोड़ के भाग गए। अब ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करते बेटा? ये कॉन्ट्रैक्टर आर्मी के साथ वापस लौट के आते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्टर और इन पीजेंट्स के बीच में, जो तैयार सामान देते थे, उनके बीच में क्या होता है? एक रिवोल्ट होता है, और उसमें 11 जो वीवर थे वो क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। देखो लिखा हुआ, द कॉन्ट्रैक्ट फ्लीड बट returned 24 hours later with the requisitioned army force in the ensuring the clash 11 वीवर वर शूट डेड। कह रहा है कि बेटा दोनों के बीच में क्लैश होता है, जिसमें 11 जो वीवर थे वो क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो ये हमारा टॉपिक खत्म हुआ बेटा, ठीक है, ये आपको पता है हमारी क्लास क्या थी? 10 थी। ठीक है, अब जो 9th जो क्लास आने वाली है ना, इसी का अगला पार्ट, जो 11th जो क्लास आने वाली है ना, इसी का पार्ट है बेटा। तो ये ध्यान रख लेना, जब क्लास 11th आए ना, तो वो आपके लिए देखना क्या है? कंपलसरी है, वरना ना ही आपको 10th क्लास समझ में आएगी, ना ही 11th क्लास समझ में आएगी। तो बेटा ये ध्यान रख लेना, अगर आपको सिक्योर करने हैं, अगर CBSE में 80 में से 80 मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रत्येक क्लास को जब भी आए ना, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। और बेटा बच्चे क्या करते हैं? बच्चे ये करते हैं कि पढ़ते जाएंगे, साथ साथ में नोट्स तैयार करने की कोशिश करते हैं। बेटा आपको नोट्स तैयार नहीं करने हैं, ठीक है, आपको क्या करना है? सिर्फ वीडियो को देखना है। जो ये जो मैटर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से प्रिंट निकलवा लो या आप इसके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, आपको क्या नहीं करना? आपको ये नहीं करना कि आप एक साइड में वीडियो देख रहे, दूसरी साइड में आप नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, इससे ना ही आप नोट्स पे फोकस कर पाओगे, ना ही वीडियो पे फोकस कर पाओगे। ये थी हमारी क्लास 10 बेटा। अब आएगी हमारी क्लास 11। तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और
जैसे ही 11th क्लास आएगी तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, अलर्ट मिल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय।